So welcome to this video. So here in this video we will discuss and revise the chapter 7th of class 12th physics, that is alternating current. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So इस एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले हैं। साथ साथ हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी ये चैप्टर हमारा काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको काफी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और थोड़ा सा लेंथी भी है, बट एक सिंगल वीडियो में बिल्कुल हर एक पॉइंट को बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके बिल्कुल अच्छे से हम इसको रिवाइज करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो चैप्टर हमारा आता है अल्टरनेटिंग करंट। देखो पहले सब मतलब समझ लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 3, उसमें हमारे पास दो टाइप के करंट आए थे, एसी एंड डीसी। वहीं पर हमारा जो ये एसी आता है, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब क्या होता है, वो करंट जिसकी जो मैग्नीट्यूड है और साथ साथ जो हमारी डायरेक्शन है वो विद टाइम हमारी क्या होती है, चेंज होती रहती है, उस करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर में हमारे पास उसकी क्या आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी आ जाती है, जो कि किसके इक्वल होती है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई के इक्वल होती है। इनकी जो I है, I मतलब हमारी इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है, साथ साथ जो I नॉट है वो हमारी पीक वैल्यू हो गई, साइन हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा मतलब हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि किसके इक्वल होती है, 2 पाई न्यू के इक्वल होती है, और जो फाई होता है, फाई मतलब हमारा फेज डिफरेंस होता है, मींस फाई का मतलब हो गया हमारा फेज। फेज का मतलब क्या होता है, जो वेव्स होती है उनके बीच का जो एंगल्स होता है उनको हम बोलते हैं अपना फेज। आगे बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो जो हमारा देखो आप जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देख सकते हो, वो कौन किस फॉर्म में, वो साइन वाली फॉर्म में है। तो जैसे साइन का ग्राफ बनता है, ऐसे ही हमारा फिर जो एसी का ग्राफ है वो बन जाता है। अगर मैं जो अगर जो मैं अपना जो डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन है अल्टरनेटिंग करंट की, उसको कोस की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरा ग्राफ भी किस फॉर्म में आएगा, वो कोस वाली फॉर्म में आएगा। आगे बात करते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट को यूज ही क्यों कर रहे हैं, जब हमारे पास डीसी भी है और भी जो हमारे पास करंट है, बट हम एसी को क्यों यूज करें। सबसे पहले यह क्या होता है, एसी को हम वेरी कर सकते हैं और साथ साथ इसको इजिली चेंज कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम एसी की जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा अपने हिसाब से जितनी हमें रिक्वायर है वो हम चेंज कर सकते हैं। साथ साथ वी कैन मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉस I स्क्वायर R बाय प्रोवाइडिंग केबल विच इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ थिन वायर्स। मींस नंबर ऑफ थिन वायर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसमिशन लॉस है, मींस एक जगह से दूसरी जगह करंट भेजने में जो लॉस होता है वो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में अगर हम भेजें तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। साथ साथ एसी इज मोर रेडली अडेप्टेबल इन रोटेटिंग मशीन लाइक मोटर्स एंड जनरेटर। मोटर्स और जनरेटर्स होते हैं, वहां पर एसी जो करंट होती है वो ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। इसी वजह से हम जो क्या है अपना अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। अब आगे बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले इट हैज अ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, इसकी दोनों वैल्यूज होती हैं। साथ साथ the time taken to complete one cycle is known as periodic time, and AC value of the average value of AC and EMF in one cycle is equal to 0। क्यों, देखो आपका एक जो पॉजिटिव वैल्यू जाएगी फिर एक नेगेटिव वैल्यू जाएगी, वो दोनों आपस में इक्वल होती है, तो एक कंप्लीट साइकिल में जो टोटल वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। साथ साथ एरिया ऑफ द पॉजिटिव साइकिल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द नेगेटिव साइकिल, जितना पॉजिटिव में होगा उतना ही आपका क्या होता है, नेगेटिव में होता है। द वैल्यू ऑफ AC इज 0 और मैक्सिमम 2 न्यू टाइम्स एवरी सेकंड, मींस हर एक एवरी सेकंड जो आपकी AC की और EMF की जो वैल्यू होती है वो 0 हो सकती है या फिर मैक्सिमम होती है 2 न्यू टाइम्स एवरी सेकंड, मतलब हर एक सेकंड पर आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। मेन पॉइंट इज दैट। आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। मींस इंडिया में जो एसी की फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो आपकी 50 हर्ट्ज यूज होती है। ये कंट्री टू कंट्री वाइज करता है, मींस वेस्ट में और मतलब कि यूएसए में मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज होती है, कहीं पर 60 हर्ट्ज यूज होती है, इंडिया में आपकी यूज होती है 50 हर्ट्ज। आगे बात करते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब क्या होता था, जहां पर आपकी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होती थी तो किस वजह से प्रोड्यूस होती थी, वो आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ से प्रोड्यूस होती थी। तो मींस द ईएमएफ वूज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम बिटवीन 0 एंड अ मैक्सिमम वैल्यू हुज डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली। सेम वही जैसे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसी तरीके से अगर आपकी ईएमएफ की जो वैल्यू है और जो डायरेक्शन है वो चेंज हो पीरियडिकली, उसको हम बोलते हैं अपना अल्टरनेटिंग करंट। उसकी जो इक्वेशन आएगी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमारी वैल्यू आएगी। अब आगे कुछ वैल्यूज की बात करते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आती है मीन वैल्यू ऑफ एसी किसके इक्वल होती है, आई मीन इज इक्वल टू 2 बाय पाई आई नॉट के इक्वल हमारी होती है। मींस हम लिख सकते हैं 0.637 आई नॉट के इक्वल होती है। ये वैल्यू 0.637 आई नॉट आपके डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता
है। साथ साथ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0.707 आई नोट के इक्वल होती है। आई नोट हमारी क्या होगी, हमारी जो पीक करंट है उसकी वैल्यू होती है। आगे बात करते हैं फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम हमारे क्या होते हैं, ये एक तरीके से जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है और जो हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है जो सेम फ्रीक्वेंसी के, अगर उनको वेक्टर्स फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करें तो जो हमारे ग्राफ्स आते हैं, जो डायग्राम्स आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अपना फेजर डायग्राम। इसमें हमारी ग्राफ से हमें मिलता क्या है, ग्राफ्स में हमें पता चलता है जो हमारा दोनों के बीच का फेज एंगल है वो हमारा कितना आता है। तो इस टाइप के डायग्राम्स को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। अब एक कुछ पॉइंट आते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ द सम इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ आई एंड वी, मींस आपको आई और वी की वैल्यू दे रखी है और वहां से आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। जैसे आपके पास एग्जांपल के लिए इक्वेशन आ जाती है आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई वन साइन ओमेगा टी प्लस का आई टू साइन 2 ओमेगा टी, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। और ऐसी इसको जितनी लंबी मर्जी कर लो, प्लस का आई थ्री कोस 3 ओमेगा टी प्लस का आई 4 साइन ओमेगा टी, ऐसे मतलब कुछ भी आप वैल्यू लिख सकते हो। अब आपको यहां पर ध्यान क्या रखना, आई आरएमएस की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, हमेशा जो आई नोट होगा उसको तो सिंपल आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, प्लस जो जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ जितने भी जो आई वन आई टू आई थ्री जितने भी आपकी क्या है यहाँ पर पीक करंट्स है उनका क्या करोगे, उनका स्क्वायर करके क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। और उन सबको सम करने के बाद अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लेते हो तो आपकी क्या बन जाते हैं, रूट मीन स्क्वायर, मतलब जो करंट की वैल्यू बन जाती है। सिंपल वही होगा ना, जैसे आरएमएस की वैल्यू क्या है, सबसे पहले उल्टा पढ़ो उसको, स्क्वायर सबसे पहले आपने सबका क्या किया, स्क्वायर किया। बस ध्यान क्या रखना है, जिनके साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका साथ साथ हाफ भी करना है। फिर मीन लिया, मीन का मतलब क्या है, सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और फिर रूट मतलब सबका क्या ले लिया, रूट ले लिया। इस तरीके से आप अपनी आरएमएस की वैल्यू निकाल सकते हो। आगे बात करते हैं कुछ फेजर डायग्राम मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एसी। तो साइनसोइडल होगा मींस साइन की फॉर्म में होगा तो वो आपका क्या जीरो से स्टार्ट होगा, कोस का होगा तो वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, मतलब मीन उसकी आपकी एक्सट्रीम वैल्यू से। और अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा तो ट्रायंगुलर वाली फॉर्म में बनाएंगे, स्क्वायर वाली फॉर्म में होगा तो स्क्वायर वाली फॉर्म में बनेगा। मेन पॉइंट इज दैट कि जितना पॉजिटिव में होगा उतना ही हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी हमारे ग्राफ आते हैं कुछ इस तरीके से, मींस जिसमें हमारा जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा डिस्टोर्टेड बनेगा। आगे बात करते हैं आरएमएस और वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट। मींस ये इसका मतलब क्या होता है, ये एक हमारी वो स्टेडी करंट होती है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, उस अल्टरनेटिव करंट के इक्वल होगी जिसमें अगर किसी सर्किट में हम फ्लो कराएं सेम रेजिस्टेंस वाले में, उतना ही हमारा क्या करे, हीटिंग प्रोड्यूस करे। उस स्टेडी करंट की वैल्यू को हम बोलते हैं अपना आरएमएस वैल्यू। इसकी बेसिकली ज्यादा से ज्यादा आपको डेफिनेशन पूछ लेते हैं। अब जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज आती है जहां से एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आपका आएगा वो आप क्या आते हैं, सर्किट एलिमेंट। देखो सर्किट के बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया रेजिस्टर, फिर दूसरा कैपेसिटर और तीसरा हमारा आ गया इंडक्टर। तीनों क्या काम करते हैं, तीनों का काम आप देखते हैं। जैसे रेजिस्टर का साइन जो सिंबल होता है वो देख लेते हैं। रेजिस्टर का हमारा कुछ इस तरीके से सिंबल होता है, कैपेसिटर का हमारा ये पैरेलल प्लेट लगाई जाती है और इंडक्टर हमारा कोयल की तरह सिंबल होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस मतलब कि हमारा जिसको डिनोट करते हैं आर से, और ये क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है, जो रेजिस्टर जो होता है, जो करंट के फ्लो में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं अपना रेजिस्टेंस, जिसकी जो यूनिट होती है वो हमारी ओम होती है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एसी के, मींस एसी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। मींस यहां पर अगर जो आर है और जो ओमेगा के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहे। नेक्स्ट आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब होता है हमारा डिनोट करते हैं एक्सी से। इसका मतलब होता है जो कैपेसिटर होता है, जो अपोजिशन ऑफर्ड करता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सिंबल होता है इसका एक्सी, और इसका जो ग्राफ बनता है वो हमारा मतलब कि जो रिलेशन होता है एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी हमारा होता है। मींस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा की, तो हमारा ग्राफ भी क्या बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनता है। और डीसी करंट के लिए हमारी जो एक्स सी की वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि वहां पर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वहां पर करंट की वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही। आगे बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि क्या करता है, जो इंडक्टर जो आपका अपोजिशन ऑफर्ड करता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये क्या होता है, जो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो लीनियरली हमारा होता है, मींस एक्सएल और ओमेगा के बीच में ये ग्राफ हमारा आएगा। और साथ साथ ये भी जो डीसी में क्या होता है, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ पर 2 टर्म्स आती हैं, एक तो इंपीडेंस और एक आता है हमारा एडमिटेंस। इंपीडेंस का मतलब होता है जो आपकी तीनों वैल्यूज है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और साथ साथ आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये अगर तीनों वैल्यू को, तीनों रेजिस्टेंस को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। पूरे सर्किट में जितनी भी टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अपना इंपीडेंस, जिसको Z से डिनोट करते हैं। ये वैल्यू बहुत ध्यान रखना, Z, और जो तीनों वैल्यू आई है रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक चीज आती है हमारी एडमिटेंस। एडमिटेंस का मतलब होता है, डिनोट करते हैं ए से, इसका मतलब होता है जो इंपीडेंस आपका है अगर उसको आप रेसिप्रोकल कर दो तो उसको हम बोलते हैं एडमिटेंस। अब जो मेन पॉइंट आता है वो बात करते हैं अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स। मींस हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। इन 3 एलिमेंट्स को कभी हम इंडिविजुअली लगाएंगे सर्किट में, कभी हम 2-2 के पेयर में लगाएंगे, कभी हम इनको तीनों ही लगाएंगे। और वहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास
जो करंट है और जो हमारी वोल्टेज है उनकी वैल्यू किस तरीके से वेरी कर रही है, मींस उनके बीच का जो फेज एंगल है वो क्या आ रहा है और जो उनके फेजर डायग्राम है उससे हमें क्या वैल्यूज मिल रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्किट कंटेनिंग आर ओनली। अगर एक सर्किट में सिर्फ आर लगा होगा तो वहां पर क्या वैल्यू होगी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको क्या बनाना है, सर्किट का डायग्राम बनाना है। मींस देखो यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, एक सिंपल आपने क्या लगा, आर लगा हुआ है तो एक रेजिस्टर लगा दिया। यहाँ पर आप अपनी इक्वेशन लिखोगे वोल्टेज की, जो V = V नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल आती है, और फिर आप बनाओगे अपना फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है, अगर आप सिंपल रेजिस्टर लगाओ तो वहां पर आपका जो करंट है और जो वोल्टेज है उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, तो दोनों की जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के क्या करेंगी, ओवरलैप होके चलेंगी। ये आपका बन जाएगा VI ग्राफ। अब जो रिजल्ट्स की बात आती है, रिजल्ट्स आपको 4 मेन याद रखने। सबसे पहले V एंड I आर इन द सेम फेज, मींस देखो आपको ग्राफ से पता चल रहा है जो V और I है वो दोनों सेम फेज में, मींस आपका 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी एक टाइम पर ही जा रही है। मैक्सिमम करंट I नॉट V नॉट अपॉन R, जो मैक्सिमम करंट आपकी जाएगी वो V नॉट अपॉन R के इक्वल होगी। IRMS हमेशा किसके इक्वल होगा, VRMS अपॉन R के इक्वल होगा। और यहां पर पॉइंट ये है कि जो अगर V = V नॉट साइन ओमेगा टी है, मतलब जो V की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन V = V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो I की क्या होगी, अब देखो यहाँ पर कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है तो I की भी क्या होगी, सेम होगी, मींस I = I नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होगी। और जो फेजर डायग्राम बनेगा, अब दोनों के बीच में कोई फेस डिफरेंस नहीं है तो दोनों की लाइन क्या बनेगी, लीनियरली एक दूसरे पर ओवरलैप बनेगी, जो कि कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा। ये हो गया हमारा कंटेनिंग आर ओनली। सेम ऐसी तरीके से हम सिंगल सिंगल सबका बनाएंगे। जैसे सी में रख दे तो सी में हमें देखने को मिलता है कि जो आपका सर्किट डायग्राम बनेगा उसमें आपने सी लगाया और यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो आपका जो करंट है वो क्या कर रही है, वो लीड कर रही है बाय π/2, मींस π/2 करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी अगर आप सी वैल्यू लगाते हैं तो जो आपका करंट का जो फैक्टर है उसको आप क्या कर दोगे 90 डिग्री एंगल, मींस π/2 से आप क्या बना दोगे, आगे बना दोगे वोल्टेज वाले से। और ऐसे अपना VI ग्राफ में भी जो करंट की वैल्यू है वो पीक से स्टार्ट होगी और जो आपका वोल्टेज की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी। क्यों, क्योंकि करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है इन द केस ऑफ सर्किट हैविंग ओनली C। अब यहां पर कुछ वैल्यूज आ जाती, जैसे XC की वैल्यू आती है, यहां से XC क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे अपना I0 की वैल्यू निकाल सकते हो। और मेन पॉइंट जो है वो ये है कि जो करंट है वो लीड करेगी बाय वोल्टेज बाय π/2, और ऐसी अगर वो लीड कर रही है तो जो करंट की जो इक्वेशन बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उसमें आप क्या कर दोगे, π/2 फेज जो एंगल है उसमें π/2 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ये सिंपल से आपकी चीजें आती है। ऐसे ही आपका L का आता है, L में आपका क्या करता है, जो करंट की करती है वो लैग करती है, मींस करंट π/2 एंगल पीछे चलती है, जो उनका फेज डिफरेंस होता है π/2 के इक्वल होता है। मींस जो आपकी वोल्टेज है वो 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन करंट जो है वो आपका क्या होगा, स्टार्ट अगर 0 से करना चाहो लेकिन वो 90 डिग्री के गैप में स्टार्ट आपका होगा, मींस जो फेज एंगल होगा उनके बीच में कुछ डिफरेंस होगा। कुछ इस तरीके से हमारा उसका ग्राफ बनेगा, मतलब फेजर डायग्राम इस तरीके से बनेगा, VI ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा, और ये सब हमारी वैल्यूज आ जाती हैं। अब बात करते हैं कुछ थोड़ा, मतलब जो सर्किट है उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, मीन्स हम जो दो जो पेयर्स हैं R, C और L, इनको क्या करते हैं, पेयर्स में कंबाइन करते हैं। अब हम सर्किट लेते हैं, व्हेन द सर्किट कंटेन R एंड C, मींस एक सर्किट में हम R और C दोनों लगाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, देखो आपको क्या करना है, यहां पर आपको बस एक चीज याद रखनी है, जो R और C इंडिविजुअल उनके जो फेजर डायग्राम बनते थे वो आपको याद रखने हैं। जैसे R में क्या होता था, जो I है और जो वोल्टेज है उनका क्या बनता था, ओवरलैप बनता था। और जो आपका इन द केस ऑफ C में क्या करता था, जो करंट थी वो क्या करती थी, लीड करती थी वोल्टेज से बाय π/2। तो आप इन दोनों के क्या बना लोगे, सबसे पहले इन दोनों के फेजर डायग्राम बना लोगे, फिर इन दोनों की जो करंट की वैल्यू है उन दोनों को क्या करा दोगे, ओवरलैप करा दोगे। ओवरलैप कराने के बाद आपका नया फेजर डायग्राम ऑटोमेटिकली बन जाएगा और उससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें कौन लीड कर रहा है, कौन आपका क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। उसकी हेल्प से यहां से आपको पता चल गया कि वोल्टेज क्या कर रही है, लैग कर रही है करंट को बाय फाई एंगल, मींस फाई आपका यहां पर क्या आ जाएगा, फेज डायग्राम आ जाएगा। तो बस आपको ये काम करना है, बाकी जो सब वैल्यूज है ये तो आपकी ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज किसके इक्वल होगी, V के इक्वल होगी, जो कि वैल्यू ये होगी। इंपीडेंस आपका Z के इक्वल होता है, मींस V/I, जो V आपको पता ही है, और करंट आपको गिवन है तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। करंट इन सर्किट, जो करंट किसके इक्वल है, I I0 sin ω t प्लस फाई के इक्वल होगी, ये आप करंट की वैल्यू होगी। पी करंट I0 किसके इक्वल होता है, V0 अपॉन Z के इक्वल होता है। और जो दोनों के बीच में ग्राफ आएगा, मींस Z इंपीडेंस और ओमेगा के बीच में ग्राफ आएगा। अगर आप इक्वेशन देखो, Z इज इक्वल टू क्या आती है, R² प्लस का X², तो यहां पर आपका Z क्या हो गया, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ओमेगा के, तो आपका इनवर्सली क्या बनेगा, प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनेगा। इस तरीके से बनता है आपका RC सर्किट। ऐसी सेम आपका आ जाता है LC सर्किट। LC सर्किट में आप क्या बनाओगे, L का और C का फेजर डायग्राम बनाओगे, फिर उन दोनों को क्या करा दोगे, ओवरलैप करा दोगे। ओवरलैप कराने के बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है करंट को बाय फाई। तो वोल्टेज अगर लीड कर रही है तो सारी आप इक्वेशन लगा दोगे सिंपल, जैसे आपने उसमें
आर और सी वाले पिछले वाले लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी, सेम वही लगा दोगे। सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज, इंपीडेंस, देखो इंपीडेंस का आपका फॉर्मूला वी अपॉन आई है, सप्लाई वोल्टेज वी होती है वी इक्वल टू अंडर रूट आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। मीन्स दोनों जो करंट है उनको आप क्या कर दोगे, सिंपल स्क्वायर करके सम कर दोगे और उनका रूट निकाल दोगे। इंपीडेंस हो गया, फिर आपका करंट निकल जाएगा, फिर आपका फोर्थ नंबर पे निकलते पीक करंट, फिर दोनों के बीच में आप बनाते हो ग्राफ। ग्राफ आपको सिंपल पता है, देखो आर पर तो क्या करता है, डिपेंड नहीं करता सिंपली, क्योंकि वो एसी पर डिपेंड नहीं करता आर की वैल्यू। आपका जो जेड और ओमेगा, अगर आपका एल और आर लगा हुआ है तो एल क्या है आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट उसमें एक आर वैल्यू जुड़ी हुई तो है ना, तो आपका जीरो से स्टार्ट ना होकर आपका क्या होगा, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा, बट वो जाएगा आपका लीनियर ही ग्राफ। तो इस तरीके से आपका एल और आर बन जाता है। अब आपका आता है एल एंड सी। एल एंड सी में आप क्या करोगे, दोनों के क्या बना लोगे, फेजर डायग्राम बना लोगे। दोनों के फेजर डायग्राम बनाने के बाद उनको क्या करा दोगे, जो कोई भी वैल्यू या तो वी वी दोनों का ओवरलैप करा दो या आई आई दोनों का ओवरलैप करा दो, और उस ओवरलैप कराने के बाद आपके क्या बन जाएगा, फेजर डायग्राम बन जाएगा। यहां पर आपका फेजर डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि आपका क्या कर रहा है, जो वी सी और वी एल है वो एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर आ रहे हैं। मींस 180 डिग्री का क्या हो रहा है, यहां पर फेज डिफरेंस हमारा हो रहा है। बट यहां पर आप ध्यान से देखो कि डिपेंड कर रहा है कि VL और VC की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी। मींस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, अगर VL होगा तो अपर वाली साइड आ जाएगा और VC हमारा ज्यादा होगा तो जो देखो यहां पर अगर फेजर डायग्राम में देखो, अगर हमारी VL की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक तरीके से हमारा क्या वो कर रहा है, क्या लीड कर रहा है, हमारा वोल्टेज लीड कर रही है। और अगर VC की वैल्यू ज्यादा होगी तो VL वाला फैक्टर कम हो जाएगा, तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। मींस उसमें हमारा क्या होगा, करंट लीड करेगा। उसकी हेल्प से हम सारी अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे वोल्टेज सप्लाई किसके इक्वल होगी, VL माइनस का VC होगा। केस कौन सा होगा, अगर VL क्या हम यहां पर लेके चल रहे हैं, VL की वैल्यू ज्यादा है VC से, और अगर VC की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी VC से, तो ये सारी यहां पर क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से आपकी ये सारी वैल्यूज आ जाती है। अब नेक्स्ट आपका जो सर्किट आता है उसमें जो LCR है वो तीनों में एक साथ ले लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम आपका आता है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है LCR सर्किट वाला क्वेश्चन, आपका ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में आने के। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो LCR के इंडिविजुअल जो फेजर डायग्राम थे वो आपको बना लोगे, फिर इन तीनों को क्या कर दोगे, ओवरलैप करा के रख दोगे। ओवरलैप कराने के बाद आपको पता चलेगा कि जो फेज डिफरेंस है वो किन किन के बीच में आ रहा है। मींस आई लीड कर रहा है या फिर वी लीड कर रहा है। तो यहां पर आपको पता चल रहा है जी VC और VL पर डिपेंड कर रहा है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही हमारा क्या करेगा, लीड करेगा। उसी हेल्प से आप ये सारी वैल्यू निकाल सकते हो। V की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, इंपीडेंस ये डायरेक्ट फॉर्मूला, करंट ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, 2-3 बार आप इस डेरिवेशन को करोगे, निकालोगे, ये आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बाकी आपको डिटेल में हर एक वर्ड यहाँ पर कैसे कैसे आया है सब कुछ ये अगर समझना है तो हमारी डेरिवेशन सीरीज है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये तो रिवीजन पर्पस से है, तो आपको मतलब ऐसे ये चीजें पता ही होंगी। बाकी बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ मतलब कि कोई रॉकेट साइंस या कुछ ऐसा हार्ड नहीं है इसमें। सिंपल आप एक बार करके देखो, आपको और अच्छी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ग्राफ आप इस तरीके से बनाओगे, ओमेगा और जेड में आपका ग्राफ क्या बनेगा, जो आपका Z है वो पहले तो आपका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस पहले तो आपकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वो एक वैल्यू तक कम होगी जो कि हमारा होगा ओमेगा नॉट, मींस मिनिमम हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस हमारी क्या होगी, वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। अब कुछ स्पेशल केसेस आते हैं LCR सर्किट में। सबसे पहले आता है कि अगर वहां पर XL की वैल्यू XC के इक्वल हो तो Z R के इक्वल हो जाएगा। मींस इंपीडेंस हो जाएगा वो मिनिमम हमारा हो जाएगा। वहां पर tan phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मींस जो सर्किट है वो हमारा किस तरीके से बिहेव करेगा, वो ओनली R वाला जो सर्किट स्टार्टिंग में पढ़ा था उस तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। कब, जब हमारा XL की वैल्यू XC के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि अगर XL XC के इक्वल हो गए तो वो VL और VC एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अगर यहां पर जो XL है वो क्या हो जाए, वो XC से बड़ा हो जाए तो हमारा सर्किट क्या करेगा, वो सर्किट L की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और अगर XC की वैल्यू XL से बड़ी हो जाए तो ज्यादा हो जाए तो हमारा जो सर्किट है वो सर्किट C मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरह से क्या करने लग जाएगा, बिहेव करने लग जाएगा। सिंपल याद रखना, अगर दोनों इक्वल है तो R की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर L बड़ा है मींस XL की वैल्यू ज्यादा है तो वो L वाला फैक्टर बड़ा है ना, तो जो सर्किट है वो L की तरह ही बिहेव करेगा। और ऐसे ही C बड़ा है तो C की तरह बिहेव करेगा। आगे बात करते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, जो अगर LCR सर्किट में जो आपका फाई एंगल होता है I और V के बीच में, अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो वहां पर जो कंडीशन बनती है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। अब यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई होगी वो XL जैसे ओमेगा L के इक्वल होता है, और XC क्या होता है, 1/ओमेगा C के इक्वल होता है। तो जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे XL में आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, और XC में आपकी जो वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां से जो मेन पॉइंट आता है वो आपका आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होगी F0 = 1/2 पाई अंडर रूट LC के इक्वल होगी। ये फॉर्मूला काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
न्यूमेरिकल्स और छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब में आपका ये फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मींस जो ये फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये क्या करती है, ये आपके सर्किट के जो रेजिस्टेंस है उससे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो एसी पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, इसलिए। ठीक है, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन इन एलसी सर्किट। इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है, ये एक पूरा एक कंबाइंड फिनोमेना होता है। इसमें हम क्या लेते हैं, जो कैपेसिटर है वो लेते हैं और इंडक्टर है वो लेते हैं। जो कैपेसिटर होता है उसमें हमारा चार्ज क्या होता है, स्टोर्ड होता है। वो जो स्टोर्ड चार्ज है वो क्या आ जाता है, वो करंट की फॉर्म में क्या आ जाता है, इंडक्टर के पास जाता है। अब इंडक्टर में करंट जाएगा तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पर क्या होगी, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और वो जो ईएमएफ होगा वो क्या करेगा, वो इस कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करने लग जाएगा। तो ये हमारा क्या करेगा, पूरा एक सर्कल चल जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन। मींस जो कैपेसिटर है उसने करंट दिया आपको, किसको, इंडक्टर को, फिर इंडक्टर ने वापस से चार्ज क्या कर दिया, आपका कैपेसिटर चार्ज कर दिया। तो इस तरीके से आपका आ जाता है इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन इन एलसी सर्किट। आगे बात करते हैं पावर इन सर्किट। पावर इन सर्किट का एक डायरेक्ट पूरा एक डेरिवेशन भी आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई मतलब हमारा सिंपल फेज डायग्राम। ये हमारा क्या आ जाती है, करंट की सॉरी पावर की वैल्यू आ जाती है। इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। अगर हम जो सर्किट है उसमें सिर्फ R लगा हो तो पावर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, VRMS इंटू IRMS के इक्वल होगी। और अगर उसमें L लगा हो तो पावर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। साथ साथ अगर ओनली C लगा हो तो पावर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसी अगर LR सर्किट है तो पावर की वैल्यू ये होगी, और C और R है तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट ये लिखा हुआ। और जो अगर LCR सर्किट है तो उसमें हमारे P इक्वल टू IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई के इक्वल हमारी वैल्यू होगी। ओवरऑल जो रिजल्ट आता है एक तरीके से आप देख सकते हो, तो जो पावर की वैल्यू होती है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई के इक्वल हमारी होती है। और यहां से cos फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो जो कि ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर के इक्वल आती है। मींस cos फाई हमारा क्या हो गया, एक तरीके से जो फेज एंगल है उसकी वैल्यू हमारी आ गई। ये सिंपल से आ जाते हैं हमारे रिलेटेड टू LCR सर्किट, या फिर जो हमारे सारे सर्किट्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, वो हमारे पॉइंट आते हैं। आगे बात करते हैं वोल्टलेस करंट की। वोल्टलेस करंट का मतलब क्या होता है, अगर किसी सर्किट में कोई भी हमारा क्या हो, रेजिस्टेंस ना हो। मींस AC सर्किट है हमारा और वहां पर हमारा क्या कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां पर हमारा जो पावर कंजप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं वोल्टलेस सर्किट। और यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम बोलते हैं वोल्टलेस करंट। बट ये देखो सुनने में ही बड़ा अजीब लगा होगा, तो ये क्या है, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी वायर में से करंट फ्लो होगी कुछ ना कुछ तो वहां पर रेजिस्टेंस होगा। तो उसकी थोड़ी मॉडिफाइड डेफिनेशन ये आती है कि द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज नोन एज वोल्टलेस करंट और आइडियल करंट। और वैसे भी ये देखो रियल लाइफ में रियली तो मतलब होती नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कोई करंट नहीं होगा ना जो कोई भी पावर कंज्यूम ना करे। हाँ बस ये हो सकता है मिनिमम से मिनिमम पावर क्या करे, वो कंज्यूम करे। तो ये आपकी सिंपल आ जाती है डेफिनेशन ऑफ वोल्टलेस करंट। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आपका आता है चोक कॉइल। चोक कॉइल का मतलब क्या होता है, टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ AC इन द AC सर्किट वी यूज चोक रेजिस्टेंस। मींस हम क्या यूज करते हैं, चोक रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जिसको हम चोक कॉइल भी बोलते हैं। इसको हम किस लिए यूज करते हैं, जो वैल्यू ऑफ AC है उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या होता है, आपकी जो एक तरह से कॉपर वायर्स को आप क्या करते हो, उसके कोल बनाते हो, टर्न्स बनाते हो लेमिनेटेड कोर पर। और ये किस प्रिंसिपल पर बेस होता है, वोल्टलेस करंट पर ही बेस होता है। यहां पर आपका पॉइंट क्या आ जाता है कि द ओनली लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू द हाइपोथेसिस कर्व इन द आयरन कोर। जो आयरन कोर में जो आपका एनर्जी का लॉस हो रहा है वो सिर्फ हाइपोथेसिस कर्व था, जो हमने एक तरीके से आपका आई थिंक 11th क्लास में आता था, हाइपोथेसिस कर्व आता ना, जहां पर आपका चैप्टर कौन सा था, वो जो परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला चैप्टर था, उसमें आपका ये कर्व आता था। मींस आपको सिंपल आपको ध्यान रखना है जो चोक कॉइल है वो क्या होती है, साथ साथ उसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। ठीक है पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट अपने टॉपिक की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जहां से भी क्वेश्चन 100% आता है वो आता है आपका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर, ट्रांसफॉर्मर मतलब कि क्या कर देना, कुछ चेंज वैल्यू कर देना। तो ये हम यूज क्या करते हैं, हम जो अपना अल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या चेंज करने के लिए यूज करते हैं। मींस एक जगह से दूसरी जगह हमें अपनी करंट भेजनी है, तो हाई करंट, हाई वैल्यू, हाई वोल्टेज की करंट भेजने में हमें क्या लगेगी, ज़्यादा पावर लगेगी। तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको कम कर देते हैं, और वहाँ पर भेजने के बाद उसकी वैल्यू को क्या वापस से बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा कौन काम करता है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर काम करता है। दो तरीके के ट्रांसफर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप का मतलब होता है जो वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा दे, और स्टेप डाउन का मतलब होता है जो वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर दे, कम कर दे। डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर। मींस हमारे पास दो कॉइल होती हैं,
एक तो प्राइमरी कॉइल एंड हमारा दूसरी सेकेंडरी कॉइल। अगर हमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो अप के बनाने के लिए जो प्राइमरी कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम रखेंगे और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें ज्यादा रखेंगे। और अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो प्राइमरी में जो नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी वो ज्यादा होंगी और सेकेंडरी में क्या कर देंगे, अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बेसिकली जो ये डिपेंड कर रहा है जो वोल्टेज की वैल्यू वो नंबर ऑफ टर्न्स पर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्किंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, वीपी अपॉन वीएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एस, मीन्स जो वोल्टेज है प्राइमरी में अपॉन वोल्टेज है सप्लाई में इज इक्वल टू सेकेंडरी में वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, हमारी वैल्यू आती है। और यहां पर जो एफिशिएंसी आती है वो किसके इक्वल आती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, मींस हमारी जो आउटपुट है सेकेंडरी कॉइल में जो हमें पावर मिल रही है और जो प्राइमरी में जो पावर मिल रही है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाती है। सिंपल तो पॉइंट यही है कि स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, एक जगह से दूसरी जगह करंट भेजने में यूज होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का मतलब है एनएस अपॉन एनपी, मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी को डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आती है। और अगर एनएस की वैल्यू ज्यादा होगी, मींस देखो सिंपल पॉइंट है, अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होंगे तो वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा और अगर प्राइमरी में ज्यादा होंगे तो वो सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफर हमारा होगा। आगे बात करते हैं एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, मींस ट्रांसफॉर्मर एक जगह से दूसरी जगह करंट भेजने में हमारे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। सबसे पहले तो आता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब जो कॉपर की वायर्स है उनमें क्या होती है, हीटिंग प्रोड्यूस होती है, इस वजह से जो कॉपर लॉस होता है उसको हम सही कैसे कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ द कॉपर वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस, मींस एक तरीके से लो रेजिस्टेंस वहां पर बना सकते हैं, मींस एरिया ऑफ कॉइल कम कर देंगे ना तो इस तरीके से हमारी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एडी करंट्स का लॉस होता है। एडी करंट्स कैसे होते हैं, बिना बात की हमारी जो हीटिंग करंट्स होती हैं उसको मिनिमाइज कर दे तो वहां पर एडी करंट्स का लॉस भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐसी हाइपोथेसिस लॉस होता है, मींस आयरन जो कोर है वो एसी करंट लेके चल रही है तो वहां पर वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज बार बार चेंज हो रही है तो उस वजह से लूप का एरिया चेंज होता है, उस वजह से वहां पर हाइपोथेसिस लॉस भी होता है। इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, कोर मटेरियल यूज कर सकते हैं ऑफ नैरो लूप। ये इसको यूज करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर जो लॉस है हमारा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसी फ्लक्स लीकेज मतलब कैसे होगा, जो प्राइमरी कॉइल में से जो करंट है वो सेकंडरी कॉइल में से फुली नहीं जाती, बीच में से कुछ ना कुछ लीकेज हो जाती है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो वाइंडिंग कॉइल्स है उनको यूज कर ले तो उस वजह से हमारा जो ये लॉस है ये मिनिमाइज हो जाएगा। हम्पिंग लॉस का मतलब जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, बड़े बड़े जो जनरेटर है जो भी चीजें होती है उनके अगर आप पास जाओ तो एक ऐसी आवाज आपकी आती रहती है, तो उस वजह से भी मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, लॉस होता है। आगे बात करते हैं सम यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का सबसे बड़ा यूज तो यही है कि वो क्या करते हैं, पावर को सप्लाई करने के लिए यूज होता है। मींस आपके जो घरों में और आपके ऑफिस स्कूल में हर जगह जो पावर आती है वो आपकी इस ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से ही आती है। इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर आपका क्या होता है, एक्सरे मींस मेडिकल में भी यूज होता है, साथ साथ आपका मेडिकल बोल सकते हैं या फिर जहां पर भी आपको एक्सरे करना है वहां पर यूज होता है, साथ साथ सम आर यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स एंड टेलीफोन में भी आपका यूज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डायनामो। इलेक्ट्रिक जनरेटर का मतलब क्या होता है, जो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस डिवाइस को हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर। आपके दो तरह के जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर एंड आपका दूसरा होता है डीसी जनरेटर। आपके जो सिलेबस में आता है वो एसी जनरेटर आता है। इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड टू जनरेट एसी एनर्जी फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मींस जो आपका वो रोटेटिंग कॉइल होता है उसको रोटेट करके मैकेनिकल एनर्जी होगी। इस मैकेनिकल एनर्जी से आप किस चीज में कन्वर्ट कर लेते हो, आप अपना इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हो। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता था, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, मींस आपकी करंट या किसी भी चीज की वैल्यू चेंज होगी, उस वजह से आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है वो चेंज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने से वहां पर आपका एक करंट इंड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और साथ साथ एक ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसमें 4-5 चीजें यूज होती हैं। सबसे पहले आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब है कि एक कॉइल होती है कॉपर की, मैग्नेट यूज होती है और साथ साथ स्लिप रिंग्स और ब्रशेस हमारे यूज होते हैं। और अगर इसका हम मतलब कि साइंटिफिकली जो एक डायग्राम देखें वो कुछ इस तरीके से बनता है और रियल में हमारे कुछ इस तरीके से होता है। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा एक तरह से आर्मेचर है, मींस जो हमारा कोयल होगी ए बी सी डी, वो हम क्या करते हैं, दो मैग्नेट के बीच में रख देते हैं। मींस मैग्नेट एक तरफ नॉर्थ रख दिया, एक तरफ साउथ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। जो ये हमारी कोयल होगी इसका एक एंड हम ब्रश 1 से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा एंड हम क्या ब्रश 2 से कनेक्ट कर देते हैं। जहां पर ये कनेक्शन हो रहा है, ब्रश से कनेक्शन हो रहा है, वहां पर हम बीच में क्या लगा के रखते हैं, एक स्लिप रिंग लगा के रखते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, जो कोयल है वो क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इस कोयल है, इस कोयल को हम रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद मतलब स्टार्टिंग में हमें रोटेट करना है, फिर जो ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक
प्लेट्स हमने लगाई है ये इसको अपने आप रोटेट करेगी। रोटेट करने से यहाँ पर हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है तो वहां पर आपको पता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां पर हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और उस ईएमएफ को सर्किट के थ्रू हम बाहर अपना एज अ पावर यूज कर लेते हैं। इस तरीके से आ जाता है हमारा वर्किंग ऑफ जनरेटर। आगे बात करते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट वैसे तो इससे क्वेश्चन आपका नहीं आता, बस आप ध्यान रख सकते हो पैरेलल सर्किट का मतलब क्या होता है कि आपने जो L और C है वो सीरीज में लगाते हो और उन दोनों के पैरेलल आप क्या लगा देते हो, आप अपना रेजिस्टर कैपेसिटर लगा देते हो। तो यहाँ पर आपका जो ओमेगा की वैल्यू आती है की आती है और जो F की वैल्यू आती है मीन्स फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा अपॉन 2 पाई के इक्वल आती है। यहाँ से जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका आता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इन एन एलसीआर सीरीज एसी सर्किट। जो एलसीआर सीरीज में जो हमारी शार्पनेस कर्व आता है तो उसकी शार्पनेस बताता है हमारा क्वालिटी फैक्टर। तो ये किसके इक्वल होता है, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेशन। मतलब कि कितनी एनर्जी हमारी स्टोर हुई है, साथ साथ कितनी एनर्जी हमारी एक तरह से वेस्ट हुई है, यूज हुई है, इंटू 2 पाई, वो हमारा होता है क्वालिटी फैक्टर। इसको हम लिखे तो W0 अपॉन W2 माइनस का W1 हमारी वैल्यू आएगी। और यहां से जैसे जैसे हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर वो सर्किट में कम होगी तो हमारा जो क्वालिटी फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता होता जाएगा। मींस हमारा एनर्जी जो यूसेज है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मींस जो सर्किट है वो ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी सारी वैल्यू आती है। आगे कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं जो पूरे चैप्टर में एक तरीके से बहुत नेग्लिजिबल वाले फॉर्मूले होते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको पता होंगे तो आप मतलब काफ़ी न्यूमेरिकल तो डायरेक्टली वैसे ही सोल्व कर दोगे। जैसे एक्सएल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के इक्वल होता है। एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। आईआरएमएस किसके इक्वल होता है, वीआरएमएस अपॉन जेड के इक्वल होता है। पावर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू आर के इक्वल होता है। आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस अपॉन आर के इक्वल होता है। और ऐसे ही आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन जेड के इक्वल होता है। और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन स्टेडी स्टेट में मैक्सिमम स्टेट में क्या होता है, आई नोट आपका होता है। और I इज इक्वल टू E अपॉन Z मींस वोल्ट, EMF अपॉन इंपीडेंस के इक्वल होता है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर आ जाता है अल्टरनेटिंग करंट। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड या पूरी फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, उसका डाउट हम वहां पर क्लियर कर लेंगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी चैनल पर आपके लिए काफी हेल्पफुल कंटेंट बोर्ड्स के लिए साथ साथ CUT के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा वीडियोस पहले से ही अपलोडेड है, वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।